हेलो दोस्तों, ई लर्निंग दुर्गेश में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। कल हमने चर्चा की थी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और साथ ही साथ हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ उस टॉपिक को थोड़ा से आगे ले चलते हैं। तो आज हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण आज हमारा टॉपिक होगा। आज का पहला टॉपिक होगा। अभी एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबको जो कल हमने जो क्लास लिया था उसकी समरी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। कल मैंने पहले वीडियो में मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं आप लोग को। 5 मिनट का समय लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सन 1687 ईस्वी में। हमने चर्चा की थी कैपिटल जी के बारे में। कैपिटल जी की वैल्यू मैंने बताई थी G = 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। मैंने इसकी चर्चा की थी। दूसरी चर्चा मैंने की थी स्मॉल जी की, मैंने चर्चा की थी जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। गुरुत्वीय त्वरण का मान मैंने बताया था पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और चंद्रमा पर जी का मान मैंने बताया था 1.6 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू चंद्रमा पर और ये पृथ्वी पर। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सारी डिस्कशन हो गई थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण। तो एक बार हम फिर से गुरुत्वीय त्वरण को भी समझ लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण है क्या, तो आइए डिस्कस करते हैं गुरुत्वीय त्वरण है क्या। मैंने कल बताया था कि पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे बोलते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी की तरफ यदि कोई पिंड गिर रहा है तो उसके वेग में गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये मैंने कल डिस्कस किया था आपसे। आज हमको हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण। तो गति का समीकरण जैसा कि आप जानते होंगे, गैलीलियो ने गति संबंधित 3 समीकरण दिए थे। गैलीलियो का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने जो है रेखीय वेग के लिए दिया था, हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों पहला समीकरण लिखिएगा, गति का प्रथम समीकरण। फर्स्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे u बराबर v प्लस at। ये जो गति का समीकरण है ये रेखीय त्वरण वेग के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। यहाँ रेखीय त्वरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम केवल a इसकी जहाँ पर g रख देंगे, मतलब a को हम रिप्लेस कर देंगे g से। a होता है रेखीय त्वरण लेकिन g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो बस कुछ करना ही नहीं है, बस जो आप समीकरण याद किए हुए हैं u बराबर v प्लस at, उसी की जगह पर आपको a की जगह पर आपको रख देना g। तो हमारा समीकरण बन जाएगा u बराबर v प्लस gt। ये हो गया गुरुत्व के अंतर्गत गति का प्रथम समीकरण, u बराबर v प्लस gt। जहां पर u क्या है, u प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और t समय। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, जहां पर
u बराबर प्रारंभिक वेग, v इक्वल टू v बराबर यहाँ पे क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। g क्या है यहाँ पर, g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान आपको पता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं कहीं बुक में इसको 10 के बराबर भी ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू समय। दोस्तों साथ साथ हमारे आप नोट भी करते चलिए। तो गति का प्रथम समीकरण हमने जाना u इक्वल टू v प्लस gt, क्योंकि गति का जो प्रथम समीकरण रेखीय त्वरण के लिए था u बराबर v प्लस at, मैंने बस वहां पर एक जगह पर g रख दिया, क्योंकि ये रेखीय त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो हमने एक जगह पे g रख दिया और हमको समीकरण निकल के आया u इक्वल टू v प्लस gt। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम गति के द्वितीय समीकरण की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए अब चर्चा करते हैं गति के द्वितीय समीकरण के बारे में। द्वितीय समीकरण में भी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, बस वहां भी a की जगह पे g रख देना है। एक छोटा सा माइनर चेंज वहां पे भी करना है। पहले हम लिखते हैं गति का जो समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण आप लोग को पता होगा, यस बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ gt हाफ at स्क्वायर। ये रेखीय त्वरण के लिए है, ठीक है। जब कोई भी वस्तु रेखीय गति कर रही है उसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस, यहाँ पे कुछ चेंजिंग जो करनी है वो यस की जगह पे आपको रख देना है एच, और ए की जगह पर यस की जगह पर एच और ए की जगह पर जी आपको पुट कर देना है, रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे आप कोई दूरी जब तय करते हैं तो उसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है तो हम उसकी हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पर यस की जगह पर हो जाएगा एच और यहाँ पर रेखीय त्वरण की जगह पर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो ए की जगह पर मैंने रख दिया जी। अब उसके बाद हम समीकरण बना देंगे, तो हमारा समीकरण हो जाएगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत यदि कोई वस्तु गति कर रही है, मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अगर इस तरीके की गति है तो हम इस तरीके का समीकरण लगा के, ये समीकरण लगा के हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यस क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, तो मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं जहां पर एच इक्वल टू ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई। अब यहां मैं पृथ्वी की सतह की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चंद्रमा पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा की सतह लेना है और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आपको पुट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस हम पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं तो जी की वैल्यू हमेशा 9.8 रखेंगे। अगर चंद्रमा की सतह पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या सवाल चंद्रमा को की सतह से लेकर है, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर है। यस की जहां पर हमने एच रख दिया है, यस की जहां पर हमने एच रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे दूरी की बात नहीं हो रही है, हाइट की बात हो रही है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एच रख दिया। ए इक्वल टू हम यहाँ पर जी रख दिए, क्योंकि यहाँ पे रेखीय त्वरण नहीं बल्कि गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, इसलिए ए इक्वल टू जी रख दिया गया। अब समीकरण हमारा निकल के आ रहा है, कुछ नहीं करना, बस इस समीकरण में यस की जगह पे एच रख देना है, ए की जगह पे जी रख देना है। तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर।
ये हो जाता है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। अगर आपको ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें आपको हाइट दी हो, प्रारंभिक वेग दिया हो, गुरुत्वीय त्वरण दिया हो, समय पूछा हो, तो आप ये समीकरण लगा सकते हैं। कुल मिला जुला के अगर सारी क्वांटिटी दी हो, एक अगर उसमें से न दी हो, तो हम उसको इससे निकाल सकते हैं। जैसी जहां जरूरत होती है वहां पे हम उस तरीके का समीकरण लगाते हैं। हम सवालों के माध्यम से आपको ये बता देंगे कि किस तरीके से इस समीकरण का उपयोग करके आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गति का द्वितीय समीकरण आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम गति के द्वितीय समीकरण की तरफ चलते हैं। गति का तृतीय समीकरण। दोस्तों, गति का तृतीय समीकरण, अगर रेखीय गति कर रही है वस्तु, उसमें रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा, तो उसके लिए जो गति का समीकरण होता है आपको पता होगा, v² = u² + 2as। दोस्तों, यहाँ भी गुरुत्व के अंतर्गत जो गति का समीकरण अगर बनाना हो तो बहुत आसान है। यस की जगह पर h, ए की जगह पर g रख देना है, बस आपका गति का तृतीय समीकरण बन जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर a = g, पुट कर दीजिए यहाँ पर a = g और s = h। आपका हो जाएगा v² = u² + 2gs। ये हो जाएगा आपका गति का तृतीय समीकरण, v² = u² + 2gh। कौन क्या है इसके बारे में आपको पता, मैंने पहले डिस्कशन कर चुका है। v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। मान लीजिए कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है तो h क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण आपको 9.8 रखना है अगर पृथ्वी की बात की जा रही है, 1.6 कब रखना है, जब आप चंद्रमा की सतह की बात करेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन पृथ्वी की सतह से ही रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। दूसरा है u क्या है, प्रारंभिक वेग है। इस तरीके से सवाल को रखकर आप सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल जब दिया हो तो सवाल को लगाते समय सबसे पहला काम ये होगा कि आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है आप देखेंगे, वैल्यू को चेक करेंगे और अपने हिसाब से वहां पर गति के तीनों समीकरण में कौन समीकरण अप्लाई कर दिया जाए कि हमको वैल्यू मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सवाल में गति के तीनों समीकरण लगेंगे, जैसा सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग आप गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण लगा सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको v दिया है, u दिया है और g दिया है, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे ये वाला समीकरण लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यस दिया है, सॉरी, अगर आपको v दिया है और u दिया है, ठीक है, तब ये वाला समीकरण आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि v और u दिया है लेकिन h नहीं दिया है। अगर g की वैल्यू भी दी है तब आप इस समीकरण को लगा सकते हैं। फिलहाल ज्यादा समझ में तभी आएगा जब हम आपको सवाल करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझिए, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे जब सवाल आपसे। v² = u² + 2gs, ये गति का तृतीय समीकरण हो गया, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने चर्चा कर ली गति के तीनों समीकरण के बारे में, गुरुत्व के अंतर्गत और रेखीय वेग के अंतर्गत, ठीक है। रेखीय वेग के अंतर्गत जो गति का तीनों समीकरण है सेम चीज वही है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत भी, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर a जो है रेखीय त्वरण है तो उसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया g, और दूसरी जगह s जो दूरी तय कर रहा था उसकी जगह पर मैंने रख दिया h। तो आपका वही जो आप समीकरण याद किए हैं गैलीलियो का 3 समीकरण गति के लिए, वही समीकरण यहाँ भी अप्लाई होता है। बस कुछ चीजें नोट कर लीजिए आप। नोट दोस्तों, अगर कोई वस्तु मुक्त वेग से गिर रही है, मुक्त वेग का मतलब यह है जैसे ये है, ये डस्टर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको कोई गति न दूं, ऐसे ही छोड़ दूं, ये नीचे गिर रही है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा आपको सवालों में दिया नहीं रहेगा कि प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का ये है, आपसे केवल इतना कह देगा कि वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है।
तो जब मुक्त रूप से गिरती है तो वहां पर u इक्वल टू 0 होता है। मीन्स जब वस्तु मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की तरफ गिर रही है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। दोस्तों सवालों में अक्सर करके ये नहीं देता है कि प्रारंभिक वेग क्या है, वो सीधे सीधे आपसे कह देगा कि वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, तो आपको वहां समझना होगा कि u बराबर हमको 0 रखना है, ठीक है। और अंतिम वेग वो क्या प्राप्त कर रहा है वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो वहां v की जहां पर अंतिम वेग के लिए जो मान दिया रहेगा उसको आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बताना मेरा जो है मुझको जरूरी था, क्योंकि सवाल में इसका बहुत यूज है। दूसरा नोट लिखिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है। हमने किसी वस्तु को किसी वेग से नीचे से ऊपर फेंका, मतलब हमने गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का सवाल है कि अगर उसमें किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो वहां पर g बराबर जो होता है वो माइनस जी लिखते हैं। g के जहां पे क्या रखेंगे, माइनस जी रखेंगे। मतलब यहां पे लिख दिएगा, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण g बराबर माइनस जी, या हम कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब g इक्वल टू माइनस जी। आप g की जहां पे माइनस जी रखेंगे, मतलब यह हुआ, जैसे मैं पहला समीकरण ले रहा हूं, v बराबर u प्लस gt। ये पहला समीकरण हमने डिस्कस किया था। मान लीजिए ये समीकरण हमको लगाना है और सवाल में कहा है कि जो वस्तु है वो जमीन से पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g की जहाँ पे माइनस जी रखेंगे, तो यहाँ पे जब आप माइनस जी रखेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस जी रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो गति का समीकरण जो होगा v बराबर u प्लस माइनस gt हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले, क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। दूसरा मान लीजिए अगर समीकरण आपको दिया है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ भी मान लीजिए वही कंडीशन है कि वह जो पिंड है वो जमीन की सतह से ऊपर फेंका जा रहा है, तो गति के समीकरण में या तो चेंजिंग कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, या तो आप यहीं पे माइनस रख दीजिए। अगर देखिए माइनस रखेंगे g बराबर माइनस जी, तो क्या निकल के आएगा, देखिए h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। देखिए इसको केवल समझ लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। g की यहाँ पे माइनस जी कब रखेंगे, जब पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए। तो वहां पे देखिए जब यहाँ माइनस रखेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो अक्सर गलती यही होती है कि हम क्या होता है, समीकरण लगा देते हैं प्लस वाला, और वो कहा होता है कि जमीन की सतह से ऊपर फेंका जा रहा है, और g का मान हम केवल 9.8 रख देते हैं प्लस में, और हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से नीचे ऊपर फेंका जा रहा है वस्तु, या ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो तीन चीजें मैंने नोट कराई। पहली चीज ये कि अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, मुक्त रूप से मतलब किसी वस्तु को बस ऐसे ही छोड़ देना, तो u बराबर 0 होगा, मतलब प्रारंभिक वेग 0 रखा जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई वस्तु जमीन की सतह से ऊपर फेंकी जा रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर g इक्वल टू आप माइनस जी रखेंगे, ठीक है। g की जहां पर
माइनस डी का प्रयोग करेंगे, ये दूसरी चीज थी। ठीक है, दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा इस टॉपिक से कुछ अलग नहीं सवाल आएगा, बस इसी टॉपिक से आपको इस तरीके का समीकरण लगा के आपको सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक आज हमको जो पढ़ना है वो है पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग क्या है, पहले हेडिंग बना लीजिए, फिर हम उसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो पलायन वेग आप हेडिंग बना लीजिए पहले, पलायन वेग। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग जो होती है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी। आखिर ये पलायन वेग है क्या, पहले हम डिफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा जरा। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने के लिए दिया गया वह अधिकतम वेग जिससे पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जाए तथा पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आ पाए। ठीक है, देखिए ये वह अधिकतम वेग है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने के लिए दिया गया वह अधिकतम वेग जिससे पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जाए तथा पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आ पाए। ठीक है, तो जो वह अधिकतम वेग है इसी वेग को बोलेंगे पलायन वेग। लिखेंगे तो यह अधिकतम वेग पलायन वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए डिफिनीशन थोड़ी बड़ी लग रही है, अक्सर किताबों में छोटी डिफिनीशन भी दिया हुआ है, अलग अलग डिफिनीशन दिया, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये नहीं कि आप केवल परिभाषा को रट लीजिए। ठीक है, तो पलायन वेग एक्चुअली में है क्या, जैसे ये समझिए कि मैं इस वस्तु को मैं फेंक रहा हूँ, कोई वेग से फेंकूंगा इसको, अब मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, लेकिन क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे चला आएगा, तो नीचे आखिर आ क्यों रहा है, आ इसलिए रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्व बल इसको आकर्षित कर रहा है।
मतलब कि जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा से ये बाहर नहीं गया, ये अंदर आ गया, फिर पृथ्वी पर गिर गया। लेकिन अगर इस वस्तु को हम वह अधिकतम वेग दे दे, इतना वेग दे दे कि यह गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जाए, सपोज दैट ये गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा है, मैंने किसी वस्तु के फेंका, यहां तक गई और वापस आ गई, यहां तक गई वापस आ गई, ठीक है, किसी भी वेग से फेंक रहे हैं, अगर यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो जाएगी, वापस चली जाएगी। लेकिन अगर ये गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा है, हमने इस पिंड को इतना वेग दे दिया है कि ये यहां से इस तरीके से चली जाए, मतलब इस जो गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा इससे पार चली जाए, तो यह वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो इस पिंड को जो वेग दिया जा रहा है इस गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के बाहर जाने के लिए, उसी को बोलते हैं पलायन वेग। मतलब इस पिंड को उस वेग से फेंक दिया जाए जिससे गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के बाहर चला जाए और पृथ्वी पर फिर वापस न गिरे, तो उसी वेग को बोलेंगे पलायन वेग। तो हम किसी भी पिंड को पलायन वेग की गति से फेंक नहीं सकते, ये रॉकेट के द्वारा ही, जैसे सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उस वेग जो है उससे जो है हम किसी भी पिंड को उतनी गति दे सकते हैं जिससे गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के बाहर चला जाए, ठीक है। जब गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के बाहर चला जाएगा तो पृथ्वी का आकर्षण खत्म हो जाएगा और उसके बाद आसानी से वो जो है उसके चक्कर जो है ग्रह के चक्कर लगाने लगेगा, लेकिन पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये था पलायन वेग का कॉन्सेप्ट। आइए अब समझते हैं जो पृथ्वी का पलायन वेग है क्या, मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु को किस वेग से फेंक दिया जाए कि गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जाएगा। तो जो पलायन वेग है पृथ्वी का, उसको नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की गति तय कर ली। अब सोचिए हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि किसी पिंड को इतना फेंक दें कि 11 किलोमीटर चली जाए एक सेकंड में, ऐसा संभव ही नहीं है। इसका मतलब वो रॉकेट के द्वारा, ठीक है, उसी के द्वारा जो है वो फेंका जा सकता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर वेग से फेंक देंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के बाहर चला जाएगा, और यही है पलायन वेग। अब हम चर्चा करते हैं क्या सभी सतहों पर पलायन वेग समान होता है। तो दोस्तों नहीं, सभी सतहों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का पलायन वेग का मान है वो अलग अलग होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कुछ और होगा, मंगल ग्रह पे कुछ और होगा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कुछ और होगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग अक्सर करके पूछ लेता है, उसको नोट कर लीजिएगा, चंद्रमा का पलायन वेग ये जो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब चंद्रमा की सतह पर आपको केवल 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर फेंक देंगे तो वह चंद्रमा की जो है क्षेत्र सीमा के बाहर चला जाएगा और वो चंद्रमा पर फिर वापस नहीं आएगा। यही कारण है पलायन वेग इतना कम होने के कारण क्या है कि वहां पर जो वायुमंडल है वो एस्केप कर जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण यह है कि वहां पर पलायन वेग का मान बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां गुरुत्वीय त्वरण कम है। तो अगर किसी भी ग्रह का पलायन वेग निकालना हो तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया है, वो क्या है? पलायन वेग बराबर √2gr, ठीक है, √2gr। ये किसी भी ग्रह का पलायन वेग निकालना हो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण रख दीजिए और उस ग्रह की रेडियस रख दीजिए। तो यहां पर g बराबर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण है। r बराबर है आपका त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। g बराबर है गुरुत्वीय त्वरण, r बराबर है ग्रह की त्रिज्या। मतलब अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय पलायन वेग आपको निकालना है तो बस इसी फॉर्मूले में रखिए, √2 × g 9.8 रखिए, पृथ्वी की रेडियस रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपको लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकल के आएगा। चंद्रमा का निकालना है आपको, चंद्रमा की रेडियस रखिए, ठीक है, और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण रखिए, फिर 2 से गुणा करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको चंद्रमा का पलायन वेग पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्पष्ट होगा कि पलायन वेग अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। उसके लिए फार्मूला है
2gr, ठीक है। अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो 2gr ही हो जाएगा, मतलब अर्थ। मून की बात करेंगे तो 2grm हो जाएगा। तो जैसा आपको प्रश्न देता है उसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कभी कभी ये रिलेशन ही पूछ लेता है कि पलायन वेग इक्वल टू 2gr, ठीक है। इसको डिसअरेंज कर देगा, कहीं कर देगा 2g/r कर देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो आप करेक्ट याद रखेंगे तो गलत कुछ भी देगा तो आप सही करके आएंगे, ठीक है। तो पलायन वेग का मान क्या है 2gr, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पलायन वेग किसी भी ग्रह निकालना हो तो 2gr, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो ये पलायन वेग के बारे में हमारा टॉपिक ये खत्म होता है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। तो आशा करता हूं मैं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको कंप्लीट करने की, उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। उसे वैसे मैं आशा करता हूं कि सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। पलायन वेग मैंने क्लियर कर दिया, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है मैंने इसको क्लियर कर दिया, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। अब एक जो है टॉपिक बचा हुआ है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार किस तरीके से परिवर्तित होता है। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में जाता है तो उसका भार में क्या कमी होती है, कैसे वृद्धि होती है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ई लर्निंग दुर्गेश से आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू। दुर्गेश सर आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी तैयारी में वो अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू।